चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं 2019-20, उसमें वॉल्यूम 2, और आज हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, प्राइसेस, अगर किसी भी चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो आपकी अर्निंग से रिलेटेड हैं। सपोज़ कीजिए कि आप अर्न करते हैं, मान लीजिए ₹10,000 मंथली, और प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ें अफोर्डेबिलिटी में हैं, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी जो अर्निंग है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई है, तो हाई वैल्यू है। लेकिन यदि प्राइसेस हाई हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, तो इसका अर्थ फिर ये है कि आप अपनी उस इनकम में ईज़िली उन आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से आपकी अर्निंग की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई, कमज़ोर हो गई, गिर गई है। फिर यहाँ पर प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि फिर अब जो हम अफोर्ड कर पा रहे हैं हम किस तरह से उसे प्रायोरिटाइज़ करें। वो फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि नेसेसिटीज़ क्या हैं। आपकी नेसेसिटीज़ हैं, क्लोथिंग चाहिए आपको, फुटवेयर चाहिए आपको, फूड आपको चाहिए, घर चाहिए, छत चाहिए। फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है हेल्थ और एजुकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप एक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है इस समय में, कि आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग एज की कैटेगरी में फॉल कर रही है, 15 से लेकर के 60 साल तक के आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है। ऐसे में अगर प्रोडक्टिविटी फॉल करती है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो ये बहुत नुकसान की बात है। कारण कि आप अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, अच्छी सेहत अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि कीमतें बहुत बढ़ी रहती हैं और आप अपनी उसी लिमिटेड अर्निंग में फिर अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसमें से आप नेसेसिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती हैं। ये एक तरीका था जिस तरह से महंगाई ने प्रभावित किया, कीमतों ने प्रभावित किया, और कई तरीके हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, और एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते आपने बैंक में एक एफडी करा रखी है, और उस पर आपको बैंक 7% इंटरेस्ट देता है एनुअली, सपोज़ कीजिए। अब मुद्दा ये आ जाता है कि आपने अब एक कमाई कर ली है, जितनी आप कर सकते थे आपने कर ली, उसको एक फ़िक्स डिपॉजिट अमाउंट में आपने डाल दिया। उससे जो 7% इंटरेस्ट एनुअली आ रहा है वही आपकी कमाई का कारण है। आप उसी के आधार पर तो कमा रहे हैं, उसी से आपकी ज़िंदगी चल रही है। अब ऐसे में मान लीजिए महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन होने से क्या हो जा रहा है कि आपकी वो जो जमा पूंजी है, उसकी वो जो आपकी वेल्थ है वो ड्रेन हो जा रही है। किस तरह से ड्रेन हो जा रही है कि अब महंगाई हो गई है, लेकिन आपने जो डिपॉजिट्स कराए थे उस पर जो इंटरेस्ट है वो अभी भी उतना ही मिल रहा है, और अब आप उसी कीमत में कम अफोर्ड कर, अब उसी कीमत में, उसी पैसे में आप कम चीज़ें ले पाएंगे क्योंकि महंगाई हो चुकी है। लेकिन ये तब भी सही हो जाता जैसा मैंने अभी कहा, पर ऐसा नहीं रहेगा। इसका और ज़्यादा नुकसान होगा आपको, और नुकसान यहाँ पर ये होने लग जाएगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपने इतनी मेहनत से पैसा जोड़ा है, अब आप उसको डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, तो फिर महंगाई के दौर में हो ये जाता है कि जो आरबीआई है वो ये मान लेता है कि लिक्विडिटी लोगों के पास है, मार्केट में पैसा है, डिमांड है, इसकी वजह से सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। यही कारण है कि महंगाई हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा, डिमांड को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। इसलिए वो पॉलिसी रेट्स टाइट कर देता है, यानी कि वो ऐसे प्रयास करता है कि उसके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है अदर बैंक्स को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए ताकि बैंक्स भी फर्दर बोरोअर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दें। इससे फिर हो ये जाएगा कि कम बोरो किया जाएगा, या जो लोग ईएमआईज़ भरते हैं उन्हें ज़्यादा भरनी पड़ेगी, और इससे उनकी जेब में पैसा बचेगा कम, वो कंज्यूम कम करेंगे। अब ऐसे में हो ये यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है, मुद्दा ये नज़र आ रहा है कि जब इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इंटरेस्ट रेट आपने हायर कर दिया है इस समय में, इसका नुकसान ये भुगतना पड़ जाता है कि जो एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट अर्नर होल्डर्स हैं उनको वो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का लाभ नहीं मिलेगा। जो कोई नया पर्सन है किसी तरह का फिक्स डिपॉजिट कराएगा उसको उस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी नुकसान की बात यहाँ पर कि अब जब इस तरह की पॉलिसी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं और फिर अल्टीमेटली प्राइसेस कंट्रोल आने शुरू हो जाते हैं, तो वापस से आप फिर एक
डिमांड का प्रेशर क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, और इंटरेस्ट रेट जब रिड्यूस हो जाते हैं, आप फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, उसका फिर एक नतीजा आपको ये दिखने लग जाता है कि जो सेविंग्स आपकी हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो जो लोग नए डिपॉजिटर हैं उनको नुकसान झेलने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के प्राइजेज़ में ये जो वॉलेटिलिटी है, इसी की वजह से, यानी कि इन्फ्लेशन का ये जो एक वॉलेटाइल कैरेक्टर है, इसी की वजह से जो इंटरेस्ट रेट में एक वॉलेटिलिटी रहती है, वो वॉलेटिलिटी बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है उन लोगों को जो वृद्ध अवस्था में हैं, जिनका पूरा जीवन इंटरेस्ट रेट पे ही चलने वाला है, और यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ें। तो इंटरेस्ट रेट सीधे सीधे जुड़ा हुआ है महंगाई के साथ, इस वजह से उनको इस बात का नुकसान होता है। और दूसरा, उनका बैंक में पैसा पड़ा है, वो बैंक में 10 लाख रुपया उनका पड़ा था, उस 10 लाख रुपए में वो जो पहले परचेज़ कर पा रहे थे, अब एकदम से महंगाई हो गई और उस 10 लाख रुपए में वो उसे नहीं परचेज़ कर पा रहे, उससे कम परचेज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो हार्ड अर्नड मनी है, उसकी जो वर्थ है वो गिर गई, यानी कि वो ड्रेन हो गई उनकी वेल्थ। ये एक नुकसान का कारण है। तो देखिए, महंगाई से इस तरह से उस सेगमेंट पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार कई तरह की सीनियर सिटीजन स्कीम्स चलाती है जिनके इंटरेस्ट वगैरह हायर रहते हैं, उसमें डिपॉजिट की एक लिमिट होती है कि आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। प्राइजेज़ ही हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, प्राइजेज़ रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, महंगाई ही है जिसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स में वेरिएशंस आती हैं। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कोशिश करता है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, सरकार भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से कोशिश करती है कि कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए। तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आपके रुपए की कीमत यदि गिर जाती है, मतलब कि महंगाई हो गई, तो अब आप उसी 100 रुपये में उतना नहीं परचेज़ कर पा रहे जितना पहले कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रुपए की कीमत अब गिर चुकी है, क्योंकि महंगाई हो चुकी है, वस्तु महंगी हो चुकी है। और ऐसे में भारत एक इम्पोर्ट प्रधान देश है, एक्सपोर्ट आप कम करते हैं, इम्पोर्ट आप ज़्यादा करते हैं। ऐसे में रुपए की कीमत आपकी गिरी हुई है, और ऐसे में आपको डॉलर परचेज़ करने हैं उसी रुपए से, तो फिर आपको ज़्यादा रुपए खर्च करे वो डॉलर मिलेंगे। इससे सरकार पर बोझ पड़ता है, देश के उद्योग धंधों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि जब वो इम्पोर्ट करते हैं उन्हें पहले मुकाबले अब अधिक रुपया खर्चना पड़ रहा है, डॉलर महंगा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ऐसे में जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं फिर वो कॉस्टली हो जाती हैं। इससे इन्फ्लेशन का एक साइकिल आगे ही बढ़ता चला जाता है, और आपकी इनपुट कॉस्ट महंगी होती चली जाती है। उद्योग धंधों पर असर पड़ता है, क्योंकि उनके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, और इससे रोज़गार पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन महंगाई अच्छी भी है, यदि एक लिमिट में रहे तो बहुत अच्छी है। इससे एक डिमांड प्रेशर बना हुआ ये पता लगता है। डिमांड है तभी एक लेवल की महंगाई भी है, अब लोग डिमांड कर रहे हैं, इसी की वजह से एक प्राइस में कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है, तभी तो कीमतें बनी हुई हैं। तो इससे डिमांड प्रेशर का पता लगता है। डिमांड तभी होगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट तभी होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बेहतर ट्रेंड रहता है। तो डीफ्लेशन नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से नीचे ना चले जाएं आप कभी। इन्फ्लेशन का एक लेवल फिर भी मेंटेन रहता है, जैसे भारत सरकार 2016 से ही टारगेटेड इन्फ्लेशन सिस्टम लेकर के चल रही है आरबीआई के माध्यम से। उसमें ये कहा है कि 4% इन्फ्लेशन अपन को मेंटेन रखना है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, मतलब 2 से नीचे नहीं आना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके बीच में रेंज रहना है, पर पॉजिटिव में रहना है, डिफ्लेशन की तरफ तो कभी भी नहीं जाना है। तो महंगाई बनी भी रहनी चाहिए, इससे डिमांड प्रेशर का पता लगता रहता है और उद्योग धंधे चल रहे हैं ये पता लगता रहता है। इनफैक्ट ऑलवेज़ ये चिंता ही रहती है आरबीआई के सामने। मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान हमेशा ये चिंता रहती है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, इससे फिर लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है क्योंकि वो बोरो कर पाते हैं, वे निवेश करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे जीडीपी ग्रोथ होता है, कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ फिर जब इस तरह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा क्योंकि रोज़गार उन्हें मिलेगा और डिमांड प्रेशर क्रिएट होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो जब भी ग्रोथ रेट अचीव करने की बात होती है उसके साथ साथ इन्फ्लेशन आ जाती है, और इन्फ्लेशन, आपने एक तरफ से ग्रोथ अचीव किया, आपने लोगों की जेब में पैसा डाला, कमाई कराई उनको, और दूसरी तरफ आपने उस पैसे की कीमत को छीन लिया क्योंकि महंगाई करा दी साथ में ही। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है, अच्छा ग्रोथ रेट दिख रहा है, तो फिर साथ में इन्फ्लेशन भी चल रही है, और इन्फ्लेशन उस ग्रोथ रेट के द्वारा डेवलप की गई उन सेविंग्स की वैल्यू को ख़त्म कर देता है, और आप सेविंग कर भी नहीं पा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, तो कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम करता है। ग्रोथ रेट हुई है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, इसका मतलब वो सेविंग करेंगे, लेकिन अब साथ में ही इन्फ्लेशन हो गई है तो फिर वो बढ़ी हुई आमदनियाँ सारी इन्फ्लेशन में खपत हो जा रही, तो सेविंग्स कहाँ से करेंगे, इससे फिर कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। ये एक समस्या की बात है, सेविंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ा असमंजस रहता है आरबीआई के सामने में क्या किया जाए, पॉलिसी रेट लूज़ किए जाए कि नहीं किए जाएं, इसकी वजह से कहीं इन्फ्लेशन इस लेवल पे ना चली जाए कि जितनी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है उसका नुकसान हो जाए। तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में आरबीआई ऑलवेज घूमता रहता है, ये देखता रहता है कि किस तरह से पॉलिसी रेट को सेटल किया जाए। तो देखिए ये भी प्राइसेस के साथ, इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अहम मुद्दा है। आपकी कीमतें ही हैं पदार्थों की जो ये तय करती हैं कि आपके देश के कंज्यूमर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे या आपके इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे। ये कीमतें ही हैं जो इस बात को निर्धारित करती हैं कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनली कितना कॉम्पिटिटिव है, उसकी कीमतें क्या हैं, आप कितना एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट को कितना कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसके तहत फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, इससे आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिस्थिति बेहतर हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब कीमतें हैं, कीमतें बढ़ेंगी तो ये सिर्फ इसलिए इतना ही नहीं होता कि आपकी खाने पीने की, साग सब्जियों की, दालों की, चावल गेहूं की कीमतें बढ़ गई, फिर कीमतें बढ़ती हैं तो मटेरियल्स की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, एक तरह से हर जगह पे इम्पैक्ट हो जाता है। फिर उद्योग धंधों के जो इनपुट मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ऑल इन ऑल कीमतें बढ़ती हैं और फिर इससे एक महंगाई का दौर चल पड़ता है जो नुकसानदायक होता है एक लिमिट के आगे, एक समय से ज़्यादा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी पर ये सारा कंसेप्ट टिका हुआ है आज के लेक्चर का, जो मैंने आपको रिलेशंस बताए, और उसमें यही है इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में ये बताया गया है कि जो लास्ट 5 डिकेड्स में इन्फ्लेशन घटी ही है, पिछले 5 दशकों में, 50 वर्षों में इन्फ्लेशन घटी ही है। ये यहाँ से बताया जा रहा है कि 1993 में 118% थी इन्फ्लेशन, और अगर अभी आप देखें 2019-20 में तो 4% के अराउंड भी रही इन्फ्लेशन, इनफैक्ट एक पॉइंट पे 1.5% के अराउंड रही। तो ये लगभग 118% और अब 1.5 से 4% की मैं बातें कर रहा हूँ, कितनी गिरावट आई इन्फ्लेशन में। इसको बताया जाता है कि पूरे विश्व भर में ही ये हुआ, ये गिरावट देखी गई, इसके लिए प्रयास किए गए, प्रयास यही किए गए कि वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शंस को रेज़ करने की कोशिश की। जैसे भारत में भी आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1967 के अराउंड, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुए, वीट और राइस में हम सरप्लस क्रॉप के तौर पर आज की डेट में जाने जाते हैं, अच्छे खासे हमारे पास बफर स्टॉक्स भी हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चल रहा है उसके तहत। तो ये एक तरह से प्रोडक्शंस बढ़ जाना, ग्रीन रेवोल्यूशंस आना गवर्नमेंट की तरफ से, इरिगेशन के चैनल्स को एक्सपेंड करना, लैंड लेवलिंग जैसे प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स का बनना, इन सब चीज़ों के, इन प्रयासों की वजह से सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना फार्मर्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, इस तरह के प्रयासों की वजह से हुआ ये कि हमारे प्रोडक्शंस रेज हुए। इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन कम हुई क्योंकि सप्लाई की आपूर्ति कर दी आपने, बढ़ा दिया। दूसरा ये है कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम्स आए कंट्रीज़ में, उसके माध्यम से उन्होंने की इंटरेस्ट रेट्स को वेरी करके ये प्रयास किए कि भाई महंगाई ना बढ़े। फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार प्रयास करती है, फिर जब महंगाई अधिक बढ़ जाती है तो सरकार फिर खर्चना थोड़ा कम कर देती है कि भाई हम ज़्यादा ना खर्चा कर जाएं, क्योंकि हम जब खर्चेंगे तो नेचुरली हम जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के लिए खर्चेंगे, हम एक मांग पैदा करेंगे। अगर हम सड़क बना रहे हैं तो हम एक मांग पैदा करेंगे, और वो मांग में होगा ये कि हम बिटुमिनस मांगेंगे, कंक्रीट मांगेंगे, सीमेंट, ब्रिक्स, कई तरह की चीज़ें, फिर इंजीनियर्स की सर्विसेज, वर्कर्स, लेबर सब होंगे, उनकी जेब में वो पैसा जाएगा जो हम खर्चेंगे, जो हम निवेश करेंगे। एक तरह से जब वो पैसा उनके पास जाएगा तो अल्टीमेटली वो भी फर्दर डिमांड क्रिएट करेंगे, और इसके तहत फिर एक इन्फ्लेशन का प्रेशर बन सकता है। तो सरकारें कोशिश करती हैं कि फिर खर्चा कम किया जाए फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, ताकि महंगाई ना हो। मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम तो मैंने चैप्टर 4 में ही आपको बता दिया कि फिर चाहे वो रेपो रेट है, चाहे वो CRR है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स पर हाँ वही रिवर्स परचेज रेट, रीपरचेज रेट, सॉरी रिवर्स कह रहा हूँ, रीपरचेज रेट। तो इस तरह से इन रेट्स के माध्यम से RBI जब भी उसे देखता है कि महंगाई कम हो रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। इससे फिर लोगों की जेब में पैसा आता है, डिमांड का पुल क्रिएट होता है, और इसकी वजह से महंगाई फिर बढ़ती है। जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पॉलिसी रेट को टाइट कर देता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये प्रयास हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम चला, और भारत ने भी 2016 से ये प्रोसेस चालू किया 2021 तक। 5
वर्ष का भारत ने भी टारगेटेड इन्फ्लेशन सिस्टम का मैकेनिज्म आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से चलाया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2-2 महीने पर मीटिंग होती है और उसके तहत की रेट्स डिसाइड होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 50 वर्षों में इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है, ये एक महत्वपूर्ण ट्रेंड पाया गया है। अब भारत के विषय में भी यहाँ पर ये बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि भारत में भी 2014 से लेकर के अब तक इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है। 2019-20 में इन्फ्लेशन घटी है एक्सेप्ट द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। अगस्त से बढ़नी शुरू हुई, नवंबर दिसंबर में आपको अच्छी खासी बढ़ी हुई नज़र आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एफर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर हुए, इसकी वजह से भी बताया जाता है कि इन्फ्लेशन आपको घटती नज़र आई। मार्केट्स को ओपन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स रहे और इसका फलस्वरूप हुआ ये कि कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ेगा नेचुरली कीमतें कम होंगी। पहले क्या थे, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। जो मार्केट कंपटीशंस थे वो फेयर एंड फ्री नहीं हुआ करते थे। कंपनीज़ जो हैं वो प्रोडक्शंस को कंट्रोल कर लेती थी और सारे के सारे ठेके उन्हीं के पास चले जाते थे। लाइसेंस सिस्टम हुआ करते थे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में भी। इससे एक महंगाई बनी रहती थी। अब हुआ ये कि फिर बाद में जब मार्केट ओपन किए गए, आज आपकी कंट्री में इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी आ सकता है, आपका प्रोडक्ट भी कहीं भी जा सकता है और कंज्यूमर बायर वही खरीदेगा जो सस्ता है, वो उसी चीज़ को परचेज़ करेगा। क्वालिटी यदि सिमिलर है तो वो सस्ती चीज़ ही लेगा। तो ऐसे में फिर जब मार्केट्स को हमने ओपन किया तो कॉम्पिटिटिवनेस इसमें बढ़ कर के आया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और वो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट्स कॉम्पिटिटिव हुई इंटरनेशनली, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। ये दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो ये प्रयास किए गए। अब इसमें आ जाता है कि करंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। करंट ट्रेंड क्या पाए जाते हैं? देखिए करंट ट्रेंड क्या पाया जाता है। पहला ट्रेंड तो ये पाया जाता है कि फिर इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है भाई 2014 से लेकर के 2019 तक। 2019-20 में भी इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई, अप्रैल में के ऑनवर्ड डिक्लाइन नहीं देखी, अगस्त से उछाल देखना शुरू हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये उछाल 2019-20 के दौरान दिसंबर के अराउंड मैक्सिमम दिखा। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ की इन्फ्लेशन डिक्लाइन क्यों हुई? 2014 से लेकर के 2019-20 तक इन्फ्लेशन डिक्लाइन क्यों हुई? डिक्लाइन होने का कारण एक महत्वपूर्ण ये बताया गया है कि क्रूड के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए और हमारा देश बड़े पैमाने पर क्रूड इंपोर्ट करता है और अगर क्रूड ही सस्ता आ रहा है पीछे से तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जो भी मिनरल ऑयल है उनकी कीमतें गिर जाएंगी होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे। और इसी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी के माध्यम से ये एनर्जी के सोर्स की तरह इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं फैक्ट्रीज़ में, फर्नेस ऑयल और अदर ऑयल यूज़ होते हैं वहाँ पर। ये पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है इस तरह का ईंधन। इसकी वजह से जब ये ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी तो चाहे वो शिप है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे रेलगाड़ी है, चाहे जहाज़ है, हवा वाला जहाज़ जिसे एरोप्लेन और एयरप्लेन भी कहते हैं, ये सभी जो हैं यातायात के खर्चे कम हो जाएंगे। एक ट्रक जो संतरे लेकर के नासिक से और संतरे लेकर के नागपुर से पंजाब आता है, एक ट्रक जो अंगूर लेकर के नासिक से पंजाब आता है, एक ट्रक जो आम लेकर के मलियाबाद से पंजाब आता है, एक ट्रक जो किन्नौर से सेब लेकर के आता है, ये सभी ट्रक की कीमतें, भाड़ा, किराया, फ्रेट कम हो जाएगा क्योंकि ईंधन सस्ता हो जाएगा। तो इससे फिर जो एंड प्रोडक्ट है उसकी कीमतों पे भी असर नज़र आएगा, वो भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो क्रूड की कीमतें गिरी रही है, एक महत्वपूर्ण कारण ये था। और फूड इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन हुई है ऐसा कहा गया है और इसी की वजह से इन्फ्लेशन कम दिखी। लेकिन अंततः फूड इन्फ्लेशन बड़ी नज़र आई है। अगस्त 2019 के ऑनवर्ड जो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ी है वो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसकी वजह से ये चीज़ हुआ। अब आप पूछेंगे सर फूड इन्फ्लेशन में क्या बढ़ा? फूड इन्फ्लेशन में जो अंतर नज़र आया वो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस में नज़र आया। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस महंगे हुए हैं। हाँ, सीरियल्स जो है वो स्टेबल है। राइस है यानी कि पैडी और व्हीट जो है ये बिल्कुल स्टेबल रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉलेटिलिटी के विषय में अगर बात की जाए तो क्या होगा, जो जितनी भी असेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटी हैं उनके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहा करती थी, बहुत ऊपर नीचे हो जाते थे हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने या साल दर साल उनमें वॉलेटिलिटी बहुत देखी जाती थी। तो ऐसा कहा गया है इसमें एक स्टेबिलिटी आई है। एग्रीकल्चर, असेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी रिड्यूस हुई है काफ़ी हद तक और ये बिल्कुल वॉलेटिलिटी बिल्कुल नाम मात्र है राइस एंड व्हीट में। हाँ, अगर आप कहेंगे कि सर फिर हाईएस्ट वॉलेटिलिटीज़ कहाँ देखी गई है तो यस, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है और पल्सेस में भी हैं। लेकिन अगर बात करें राइस की, व्हीट की, पाम ऑयल की, ऑयल सीड्स की, तो इनमें वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये एक स्टेबिलिटी अचीव की है कि अगर हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और अगर हम पल्सेस को कंट्रोल करें तो चीज़ें वॉलेटाइल फिर नहीं रहेंगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पाई गई कि एक
डिफरेंट आंकड़ा मिला हमें, एक डाइवर्जेंस मिला हमें पहले के कंपैरेटिवली। पहले रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा करती थी, अर्बन इन्फ्लेशन कम होती थी, लेकिन 2019-20 से ये देखा गया है कि अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है, रूरल इन्फ्लेशन कम रही है। इसका कारण यहाँ पर ये समझ में आता है कि रूरल इन्फ्लेशन के कम होने का कारण ये है कि पहला एस्पेक्ट कि रूरल लेवल पर लोगों में डिमांड कम रही होगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए इन्फ्लेशन कैसे जुड़ा हुआ है, रूरल लेवल पे डिमांड कम रही होगी। डिमांड क्यों कम रही होगी? क्योंकि जो वेजेस हैं, रियल वेजेस की जो ग्रोथ है वो कम रही है। तो इसका मतलब रूरल लेवल पर डिमांड कम रही है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम रही है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। पहले ऐसा नहीं था, पहले रूरल एरिया में ज़्यादा इन्फ्लेशन होती थी एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब ऐसे में ये पाया गया है कि ये जो हुआ है इसका एक सीधा नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर आपको ये नज़र आया कि रियल वेजेस जो है वो कम हुए। तभी ये हुआ क्योंकि डिमांड फिर रिड्यूस हुई, इसलिए कीमतें जो हैं वो कम हो गई रूरल एरिया में। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर कंसेप्ट निकल करके आता है रूरल एरिया की। अगर हम कहानी की बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन जो कम रही वो फुटवेयर में रही, क्लोथिंग में कम रही, फूड में इन्फ्लेशन वहाँ पर कम रही। तो क्लोथिंग में इन्फ्लेशन कम रही, फुटवेयर में कम रही, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्यूल एंड मिसलेनियस आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस आइटम यहाँ पर हैं जैसे कि हेल्थ आ जाता है इसमें, एजुकेशन आ जाता है इसमें, पर्सनल केयर आ जाता है इसमें। ये मेन चीज़ें जो मिसलेनियस में आती हैं। मिसलेनियस इन्फ्लेशन रूरल एरिया में रही, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। फूड भी स्टेबल रहा, लेकिन अगर वेरिएशन की बात करें तो हायर साइड पे ही दिखा, इसमें भी थोड़ी इन्फ्लेशन रही। लेकिन फुटवियर एंड क्लोथिंग जैसे प्रोडक्ट्स जो है इसमें इन्फ्लेशन कम रही। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि ओवरऑल तो जब आप देखेंगे तो विलेजेस में इन्फ्लेशन अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली रूरल एरिया में कम रही। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि जब इन्फ्लेशन की बास्केट देखेंगे रूरल लेवल पर तो उसमें शेयर ज़्यादा जो है वो शेयर फुटवेयर का है, क्लोथिंग का है। और जब फुटवेयर एंड क्लोथिंग का शेयर ज़्यादा है तो इसमें इन्फ्लेशन कम रही क्योंकि वेजेस कम रहे लोगों के। लेकिन लोगों की ज़िंदगी आसान रही क्या? नहीं। आप कहेंगे महंगाई कम है फिर भी लोग तंग है। महंगाई कम है, लोग फिर भी तंग है। उसका कारण यह है कि फूड इन्फ्लेशन का एक लेवल बना। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कारण मिसलेनियस इन्फ्लेशन बनी रही। और मिसलेनियस में ही आती हैं हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल केयर। इसका मतलब फुटवेयर और क्लॉथिंग कम कंज्यूम कर रहे हैं वो, इसका मतलब कि रियल वेजेस में कमी है। तो एक तरफ यहाँ से मार पड़ी उन्हें, दूसरी तरफ मिसलेनियस की में इन्फ्लेशन दिख रही है और उसमें आ रहा है हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल केयर। इसका मतलब हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल केयर अब और कम अफोर्डेबल हो गई लोगों के लिए, वो इसे अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे ईजिली। ये भी नुकसानदायक ट्रेंड है। तो इस मिसलेनियस में इन्फ्लेशन हाई होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन हाई क्यों नहीं नजर आई रूरल एरिया में? क्योंकि फुटवेयर एंड क्लोथिंग का कंपोनेंट का वेटेज ज़्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा नज़र आई। वहाँ पर डिमांड प्रेशर बना रहा, माइग्रेशन भी रहा रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोगों का, और डिमांड प्रेशर भी बना रहा। इस लेवल पर रूरल एरिया के कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में आपको जो है वो इन्फ्लेशन नज़र आया। स्टार्टअप्स आए, न्यू फर्म्स क्रिएशंस हुई, रोज़गार के प्रयास उस लेवल पर हुए हैं, अर्बन एरियाज़ में वो नज़र आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें करने का ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र का विकास करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, लोगों की आमदनियाँ वहाँ बढ़ सकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह के रिफॉर्म्स ला रही है, चाहे वो मंडियों को खोलने को लेकर के हैं, चाहे बिचौलियों को, आड़तियों को बीच में से निकालने को लेकर के हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में है कई प्रयास, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ख़त्म करने को लेकर के कई प्रयास कर रही हैं। किसानों के अपने कंसर्न्स हैं, आप देख रहे हैं आज की डेट में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर के हमारे लेक्चर्स डिटेल में हैं, आप उसे सुनिए, आपको किसानों का कंसर्न भी समझ आ जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा सरकार का नज़रिया क्या है। तो एक ये ट्रेंड भारत में देखा गया रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कुल मिलाकर के भारत के लेवल पर ये ट्रेंड ऑब्जर्व किए गए कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है, रूरल एरिया में इन्फ्लेशन कम रही है, अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा पाई गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो रूरल एरिया में इन्फ्लेशन मिसलेनियस आस्पेक्ट में ज़्यादा पाई गई है और उसी में हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल केयर जैसी चीज़ें आती हैं वो फिर कम अफोर्ड हो गई हैं पहले से, अब उसे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और रियल वेजेस कम रहें, इसकी वजह से आपको फुटवियर, क्लोथिंग इन सेगमेंट्स में
इन्फ्लेशन नहीं नज़र आ रही, क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड प्रेशर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये नज़र आ जाता है कि कुल मिलाकर के ऑल इन ऑल कंट्री में इन्फ्लेशन डिक्लाइन रही 2014 से 2019 तक, लेकिन 2019-20 में फिर इन्फ्लेशन अगस्त ऑनवर्ड बढ़ी और वो फूड के प्राइसेस की वजह से बढ़ी है। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसमें कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आई वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, इनमें वॉलेटिलिटी है। अदर वॉलेटिलिटीज़ रिड्यूस हुई हैं, ये वॉलेटिलिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इस तरह के भारत के करंट ट्रेंड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इन द स्टेट्स, जब इन्फ्लेशन इन द स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये निकल करके आता है कि ऑल इन ऑल सभी स्टेट्स में इन्फ्लेशन कम रही, क्योंकि स्टेट से ही इंडिया बनता है। स्टेट में अगर इंडिया में इन्फ्लेशन मैंने बोला डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो नेचुरली बात यह है कि स्टेट्स कम इन्फ्लेशन रिपोर्ट कर रहे होंगे, तभी एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के लेवल पर इन्फ्लेशन कम है। ओवरऑल स्टेट्स के लेवल पर इन्फ्लेशन कम रिपोर्ट हुई, तो डिक्लाइन ही हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर वेरिएशन है स्टेट्स में वेरिएशन है। कुछ स्टेट्स की बात करें तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन नेगेटिव में गई, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर 8% के भी ऊपर रही। ओवरऑल जब सबको ऐड कर देंगे तो एवरेज निकालेंगे तो इन्फ्लेशन कम ही हुई है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस हैं, ये एक चीज़ पाई गई। जैसे सबसे कम रही दमन दीव में, बिहार और छत्तीसगढ़ में, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा, ओवरऑल अगर सभी स्टेट्स की बात करें तो उन सभी स्टेट्स में अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए नेशनल लेवल पर, तो रूरल इन्फ्लेशन कम रही, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा रही। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टेट्स पकड़ेंगे तो फिर एक वेरिएशन नज़र आएगी। कुछ स्टेट्स में फिर रूरल इन्फ्लेशन अधिक रही, अर्बन इन्फ्लेशन कम रही। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड यहाँ पर पाया गया। रूरल इन्फ्लेशन कम है, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा पाई गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और केरला, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये रूरल इन्फ्लेशन अधिक रही एज़ कम्पेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन। इसका मतलब यहाँ पर रियल वेजेस में एक लेवल पर ग्रोथ नज़र आई, डिमांड प्रेशर बना रहा, रूरल लेवल पर एक इन्फ्लेशन बनी रही, एक महत्वपूर्ण डाटा है ये। अब इसके अलावा अगर आप स्टेट्स लेवल पर बात करें तो लगभग सभी स्टेट्स ने कम इन्फ्लेशन रिपोर्ट की। स्टेट्स में इन्फ्लेशन में वेरिएशन है स्टेट टू स्टेट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ में जो रूरल इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा नज़र आई अर्बन इन्फ्लेशन से, लेकिन ओवरऑल पूरे कंट्री लेवल पर स्टेट्स को अगर देखा जाए तो रूरल इन्फ्लेशन जो है वो कम है अर्बन इन्फ्लेशन के मामले में, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कृषि के क्षेत्र को लेकर के हमें चिंतित होना चाहिए। हमने फार्म इनकम डबल करने का वादा किया था 2022 तक। यदि अगर रूरल इन्फ्लेशन कम रिपोर्ट हो रही है और वहाँ पर रीज़न ये नज़र में आ रहा है कि रियल वेजेस ग्रोथ कम हो रही है, तो फिर हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। यही कारण रहा कि ऑल इन ऑल पूरी कंट्री लेवल पर डिमांड जो है वो बहुत कम रही, और ख़ास तौर पर यही कहा गया कि रूरल डिमांड कम रही, और उसका सीधा नतीजा अब आपको यहाँ नज़र आ गया। प्राइसेस में, इन्फ्लेशन में ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो गया कि रूरल डिमांड में गिरावट है। रूरल डिमांड में गिरावट है, इसकी वजह से नेशनल लेवल का कंट्री क्या है, कंट्री की बात करें तो क्या 68% तो रूरल है, 68% कंट्री रूरल है, और रूरल डिमांड में गिरावट है। इसका मतलब सीधा क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन में कमी नज़र आई रूरल एरिया में। ऑल इन ऑल कंट्री लेवल पर भी इन्फ्लेशन में कमी नज़र आई, एक कारण ये था। अदर कारण बहुत से हैं कि प्रोडक्शंस अच्छी रही, एफर्ट्स किए गए, वो अलग आस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक डिमांड वाला आस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी वजह से फिर हुआ ही है कि जब रूरल एरिया में लेवल पर डिमांड ही नहीं है, जहाँ 68% भारत बसता है, तो फिर उद्योग धंधे प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुई, कोई खपत करने वाला ही नहीं है, कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है। और जब ये नहीं हुआ तो उसका सीधा नतीजा फिर हमें देखने को मिला, वो क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा था। आप देख सकते हैं, वो तो चलिए कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, सरकार को एक एक्ट ऑफ गॉड वाला आधार मिल गया, लेकिन उसके पहले अर्थव्यवस्था की हालत पूरी पछता ही थी। जीडीपी ग्रोथ रेट सक्सेसिवली फॉल ही कर रहा था हर क्वार्टर टू क्वार्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें रिकवरी नहीं थी। और हमने इस पर लेक्चर किए हैं कि जीडीपी क्यों फॉल कर रही है। उसमें महत्वपूर्ण कारण हमने ये बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि देखा जाए तो डिमांड में कमी आई है। सरकार ने योजना भी चलाई, जैसे 6,000 रुपये सीधा किसान के खाते में ट्रांसफ़र करना। उसका कारण यही था मुख्यतः कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे डिमांड को बूस्ट कर दिया जाए। यदि एक बार डिमांड बूस्ट हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली इसका अर्बन एरिया को भी फ़ायदा मिलेगा, पूरे देश को फ़ायदा मिलेगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहे? सिंपल एस्पेक्ट, ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन किसकी वजह से इन्फ्लेशन आपको नज़र आ रही है। देखिए, यदि 2018-19 के दौरान देख लेते हैं तो उस दौरान आपको ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन जो नज़र आएगा वो मिसलेनियस
और मिसलेनियस आइटम्स की वजह से इन्फ्लेशन नज़र आया। लेकिन अगर आप 2019-20 की बात करते हैं तो ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन जो रहा वो दैट इज़ ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन में जाके बताऊंगा ओनियन एंड टमाटो की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन में 2019-20 में ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन रहे जिन्होंने इन्फ्लेशन को ड्राइव किया। ऐसे ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब छोटे हो, अभी बच्चे हो ना, कई बार तैयारी करते हो कुछ वर्ड टेंशन दे जाते हैं, मतलब आप सोचने लगते हैं कि ड्राइवर कहाँ से आ गया। यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी में होता है, ट्रक में होता है, इन्फ्लेशन में भी ड्राइवर का मतलब जो ड्राइव कर रहा है उसको, है ना। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू को जो ड्राइव कर रहा है स्क्रू ड्राइवर। तो कुल मिलाकर के जो ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर रहा वो फूड इन्फ्लेशन रही 2019-20 में। इसने बढ़ाया इसको, इसमें यही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रूड ऑयल एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, देखिए सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतें गिरी हुई थी। इसकी वजह से क्रूड की कीमतें गिरने की वजह से हमें सस्ता इंपोर्ट हुआ, क्रूड की कीमतें भारत में भी गिरी रहीं। और इसका सीधा नतीजा ये नज़र आया कि भारत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी कीमतें गिरी रहीं। इसको एक होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से एक मिनरल ऑयल की कीमतें हम देखते हैं, उसकी कीमतों से एक पूरी की पूरा डायरेक्शन का ट्रेंड पता लग जाता है कि भाई इन्फ्लेशन का क्रूड बास्केट के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब क्रूड मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन की डायरेक्शन किधर को जा रही है वो पता लग जाता है जब अपन मिनरल ऑयल को ट्रैक कर लें। मिनरल ऑयल को ट्रैक किया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स के मामले में, उसमें क्लैरिटी हो गई कि भाई डिक्लाइनिंग ट्रेंड की ओर है। और फिर यही रिफ्लेक्ट होता है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में मिनरल ऑयल का डिक्लाइन आ रहा है, उससे जो क्रूड बास्केट की डायरेक्शन पता लग रही है अपन को देश के स्तर पर, यही फिर रिफ्लेक्ट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी फ्यूल इन्फ्लेशन के मामले में। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्रूड ऑयल एंड फ्यूल इन्फ्लेशंस गिरे रहे, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है 2019-20 के दौरान भी। लेकिन इसमें एक उछाल दोबारा से देखा गया 2019 के नवंबर-दिसंबर के अराउंड। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि एक ग्रोथ फिर यहाँ पर नज़र आती है, कीमतें वापस से रिवाइव होनी थोड़ी शुरू होती हैं, फिर एक इन्फ्लेशन आपको वहाँ पर नज़र आई। क्रूड ऑयल एंड फ्यूल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी कंपनीज़ जो लगी रहती है उसमें प्रोडक्शंस जो होती हैं, उसके लिए जो पावर चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसका सोर्स यही हैं। इन्हें ही जला करके आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं शक्ति का निर्माण करने के लिए, यानी कि पावर को पैदा करने के लिए। पावर पैदा की जा सकती है, ऊर्जा स्थानांतरित की जा सकती है, पैदा नहीं की जा सकती है। एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन द नेचर, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए, परिवर्तित की जा सकती है, स्थानांतरित भी की जा सकती है, परिवर्तित भी की जाती है। ड्रग प्राइसिंग, अब इसी में ड्रग प्राइसिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए 2012 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर के वो आए थे, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी NPPP। अब इसके तहत 2012 में ही लेकर के आए, फिर इसको डायरेक्टर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 के शेड्यूल 1 में डाला जाता है उन ड्रग्स को। ये कौन सी ड्रग्स होती है जो एक लिस्ट में डाल दी जाती है, और लिस्ट कौन सी है? नेशनल असेंशियल मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन NLEM, नेशनल लिस्ट फॉर असेंशियल मेडिसिन में मेडिसिन लिख दी जाती हैं। फिर उसमें लिखने के बाद वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 के शेड्यूल 1 में एंटर हो जाती हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 की एग्जिस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। कुल मिलाकर के ये तीन कई बारी शब्द MCQ में आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। फुल फॉर्म्स भी आजकल पूछने लगे हैं, मैंने तभी बता दिया। तो कुल मिलाकर के इसके तहत ये है कि लगभग आज की डेट में देखें तो DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत अगर आप जाए तो उसमें लगभग 826 के अराउंड आपको फॉर्मुलेशंस या ड्रग्स मिल जाएंगी जिनकी कीमतें रेगुलेटेड हैं। सरकार रेगुलेट करती है कि भाई इससे ज़्यादा कीमत पे आप नहीं बेच सकते हैं, MRP लग जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की यही है, इससे ज़्यादा कीमत पे आप नहीं बेच पाएंगे। इस कंसेप्ट को देखा जाए तो ये पाया गया है लगभग 2012 से लेकर के अब तक लोगों के जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो घटे हैं। तो मुद्दा ये पाया गया कि सही मायने में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं मेडिकल के क्षेत्र में लोगों के बीमार होने पर, वो मैक्सिमम कंपोनेंट मेडिसिन है। मतलब आप बीमार हो गए और बीमार होने के बाद जो आपकी जेब से पैसा खर्चा होगा उस बीमारी को ठीक कराने के लिए, मेडिकल सेवाएं लेने के लिए, उसमें से ये पाया गया कि भाई जो हॉस्पिटल खर्चा है, डॉक्टर को दिखाना, उसकी पर्ची कटानी, वो सब अलग बातें हैं। जो अधिक भार पड़ता है वो दवाइयों की वजह से पड़ता है। और ऐसे में यदि दवाइयों का खर्चा कंट्रोल करा दिया जाए तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाएंगे।
समझ आई। जन औषधि केंद्र भी आज की डेट में स्थापित हो रहे हैं पूरे भारत भर में। उन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाइयाँ सरकार वितरित कराती है। फिर अब तो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी आ चुकी है, उसके तहत 5 लाख का आपको बीमा कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके तहत ये पाया गया कि मेडिसिन का खर्चा घटाइए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आप रिड्यूस करा सकें। इसको कराने के लिए फिर उनको आपने रेगुलेट कर दिया, उनकी कीमतें निर्धारित कर दी, उसके ऊपर से वो कीमत, वो फॉर्मुलेशन, वो दवाई अब उसके ज़्यादा कीमत पर बिक ही नहीं सकती है। महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी वजह से लगभग 12,500 करोड़ लोगों की जेबों में बचा, ऐसा सरकार कहती है।